नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मोइनुद्दीन। इंसानों को बहुत तरह की जो जिल्द की बीमारियां जो होती है या फिर जो स्किन डिजीज़ होती है उनका सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में। इन्हीं डिजीज़ में एक सबसे बड़ी जो ख़तरनाक डिजीज़ जो मानी जाती है, जो इंसान की ज़िंदगी में जो कॉन्फिडेंस होता है वो शैटर कर देता है, जिससे हम सोरेसिस कहते हैं। लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं इस डिजीज़ पर ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, इसको क्योर किया जाए। बहुत सारे लोग फिर परेशान हो जाते हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद उनकी वो जो ट्रीटमेंट जो होती है वो फेल हो जाती है। हमारे साथ आज प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर मीर इनायत, जो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज रखते हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि ये सोरेसिस या फिर जो वाइट पैच क्या होते हैं जो इंसान के जिस्म पर नुमादार हो जाते हैं और फिर फैल जाते हैं। तो उनसे हम ये पूछते हैं कि इस बारे में कि आखिर ये होता क्या है, ये जो बीमारी होती है किस तरह की बीमारी होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और क्या इस चीज़ को इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर नहीं। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद है खबर उर्दू में। डॉक्टर साहब, पहले हमें बताएं ये प्रॉब्लम होती क्या है, जो ये जल्द की जो बीमारी है ये प्रॉब्लम होती क्या है और ये कहाँ से शुरू हो जाती है? सोरेसिस एक क्रॉनिक जल्द की बीमारी है जिसको हम बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि ये इस बीमारी का जो आउटकम है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं ये बीमारी डिजीज़ ऑफ रिलैप्सेस एंड रिमिशंस की है। यानी इस बीमारी में अगर देखा जाए कि इंसान में इसमें जो बॉडी के अंदर जो लीजन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के लीजन्स पाए जाते हैं, और उनमें खासकर जिसको हम मेडिकल टर्म में पेप्यूल्स एंड इंडुरेशंस प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसके ऊपर सफ़ेद पपड़ी जम जाती है, और वो पपड़ी जो है वो जो स्केलिंग है जो सिल्वरी टाइप स्केलिंग होती है, और ऐसे जो लीजन्स बॉडी में पाए जाते हैं वो लीजन जो है रेड एरिथमेटस होते हैं, इंडुरेटेड लीजन्स होते हैं, और अक्सर जो देखा जाता है कि वो उन जगहों पे देखा जाता है जैसे सिर के ऊपर आपके कुछ लीजन्स निकले लाल कलर के हों, मोटे हों, और पपड़ी जम खुजाने से इसमें पपड़ी उतर जाती है, या घुटनों में हों, या एल्बो जॉइंट में आपके एल्बो जॉइंट में निकल जाता है, या इस फ्लेक्सर रीजन में ये ऐसे टाइप के आपके स्किन के लीजन्स निकलते हैं जो रेड कलर के हों जिसमें स्केल्स हो जाते हैं। तो इस टाइप की अगर आपको कहीं भी नमूदार जिस्म में कहीं इस टाइप के लीजन्स हैं तो प्रॉपर एवेलुएशन और डायग्नोसिस के बाद उसको हम सोरेसिस बता सकते हैं, जो कई और चीज़ों में भी और बीमारियों में भी इस टाइप के लीजन्स हैं। बट क्योंकि अभी हम बात सोरेसिस की करते हैं तो ये एक सोरेसिस का एक पैटर्न है जो एक क्रॉनिक स्किन डर्मेटोसिस है। डॉक्टर साहब, ये शुरू कैसे होती है और कहाँ से शुरू होती है? अभी तक तो एज सच एग्जैक्टली कॉज का नहीं पता चला है कि कैसे होती है, बट कई सारे फैक्टर्स वजूहात की बिना पे हम बोलते हैं कि ये चीज़ें इसमें तकरीबन इनकी वजूहात हैं। जैसे जेनेटिक है कि ये देखा गया है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि जिन बंदों में सोरेसिस होती है तो वो फैमिली में रन करती है, या हमने देखा है कि इसमें कोई बायोकेमिकल चेंजेस पाए जाते हैं, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ रेस्पॉन्सिबल है जिसमें हमने देखा है कि हेल्पर टी सेल्स का इसका एक्टिव रोल रहता है, या कुछ और सेल्स जिनको हम लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं उनमें से कुछ साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं जिसमें जो स्किन का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स देखे गए हैं कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। जैसे कि जहाँ जो हमारी बॉडी में जिस्म है जहाँ ट्रॉमा होगा, जहाँ हमारा किसी चीज़ के साथ इंजरी हो, स्क्रैच हो, उस साइड पे ये ट्रिगर करता है जिसमें सोरेटिक लीजन ज़्यादा हैं, जिसको हम कोबनर्स फिनोमेना बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक फिनोमेना बोलते हैं, कि जहाँ आप स्क्रैच करो, जहाँ चोट लग जाए वहाँ ये जहाँ लीजन ऑलरेडी निकला हो तो वहाँ दूसरा लीजन निकलेगा। यहाँ ये प्रॉब्लम 80% बाय एविडेंस ट्रिगर होती है स्ट्रेस की वजह से, और अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन में कुछ गट्टे टाइप के कॉइन शेप और छोटे छोटे रेन ड्रॉप जैसे लीजन्स पाए जाते हैं, वो भी एक ट्रिगर है। HIV केसेस में भी ये ज़्यादा हो सकता है। यहाँ कई ड्रग्स हैं, कोई दवाइयाँ हैं जो ले रहा है, जैसे कोई लिथियम लेते हैं, मेडिसिन या एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, या कोई बंदा सोरेसिस में अगर कुछ टाइप का स्टेरॉइड ले गया, विड्रॉ कर लिया, तो उसमें ये ट्रिगर ज़्यादा होता है।
तो एज सच इसका एग्जैक्ट कोई रीज़न नहीं है, बट ये चीज़ें देखी गई है कि ये इसमें कई फैक्टर्स हैं जिनसे पता चलता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अगर कहीं पर ये दाग नमूदार हो जाता है, साइन प्लेन लैंग्वेज में हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको नॉन टेक्निकल बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर कहीं पर दाग निकल जाता है, चमड़ी पर नमूदार होता है, तो उसको स्क्रैच करता है कोई बंदा, क्या इससे ये फैल जाता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर जिस जगह पर मैंने बता दिया है कि जहाँ सोरियासिस के साइट्स के हैं, कॉमन साइट्स, राइट, उसके साथ साथ अगर आपका किसी भी जगह कोई दाग, बॉडी में जिस्म में कोई दाग है, और अगर आप इस दाग को देखोगे कि इसको खुजाते हो और खुजाते इसमें सिल्वरी स्केल्स उतर आते हैं, तो वो सिल्वरी स्केल जो है वो एक इंडिकेशन है कि ये दाग जो है सोरियासिस का दाग हो सकता है। लेकिन ये सोरियासिस कॉन्टेजियस नहीं है। अगर सपोज दूसरा बंदा इसको टच करे, ये फैलती नहीं है उस तरह से। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये डिजीज बॉडी में एक्टिव है तो कहीं भी जगह खुजाने से ये वहाँ अपना ही लीजन रिप्लिकेट करके दूसरी जगह लीजन निकलेगा, लेकिन दूसरे तक फैलेगा नहीं। वो हम इकट्ठे खाना भी खा सकते हैं, बट चूंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा रहता है, सोशल स्टिग्मा है, कभी कभी इतनी सीवियर टाइप की होती है कि इंसान बाहर भी नहीं जा सकता है, जॉब ऑक्यूपेशन में इसमें फ़र्क पड़ता है, तो डेफिनेटली इट गिव्स सम एंजाइटी एज वेल एज ए साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। एक मिथ है, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, ये कहा जा रहा है कि अगर मछली खाते हैं और उसके साथ दूध लेते हैं तो उससे ये चांसेस होते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम। नहीं, जो आप बात बता रहे हो वो आप रिलेट कर रहे हो वाइट पैच से, जिसको हम सफ़ेद दाग बर्स बोलते हैं। ओके। तो चूंकि हम सोरियासिस की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ पे हम, लेकिन वो भी एक मिथ ही है वैसे, उस वजह से ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उसमें हम रिलेट कर सकते। अच्छा, इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं इस चीज़ के? देखो, सोरियासिस जब भी एक इंसान में होता है, सबसे पहले इसका हम प्रिवेलेंस की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन जो है इसका अराउंड 1% प्रिवेलेंस है वर्ल्ड में। 1% मीन 100 में 1 को हो सकता है। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज हुई है इंडिया में, देखा गया है कि 0.44 से 2.8 तक की प्रिवेलेंस है, और मेल्स में ये 2 टाइम्स ग्रेटर देन फीमेल्स होता है, औरतों से 2 गुना ज़्यादा होता है, और किसी भी एज ग्रुप में भी ये पाया जा सकता है। बट इसमें जो पीक इंसिडेंस देखा गया है वो 22.5 ईयर्स की एज में पीक है, और एल्डरली में और थोड़ा सा एडल्टहुड, लेटर एडल्टहुड में 45.5 ईयर्स के एज में, मीन एज में इसके एपिसोड ज़्यादा होते हैं। और जब ये सोरियासिस होता है, ये चाहे ये कभी एक्यूट फॉर्म में अगर हो गया तो एकदम अचानक पूरे जिस्म में इस टाइप के लीजन्स पाए जाएंगे, या पूरे जिस्म में अचानक से पस्चुलर लीजन, जिसको हम जनरलाइज्ड पस्चुलर सोरियासिस बोलते हैं, या फिर क्रॉनिक लीजन्स हैं, धीरे धीरे एक लीजन निकला, दूसरी जगह निकला, जो कई महीनों तक चलता रहता है दवाई के साथ साथ, धीरे धीरे प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ये सेटल डाउन हो सकता है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि बाय टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इसको हम बोलते हैं, यह ऐसी बीमारी है जिसका अनप्रिडिक्टेबल आउटकम है, हमें नहीं पता है कि कब दोबारा हो। यूजुअली सर्दियों में ज़्यादा होता है, और जिसका ड्राई स्किन होता है, खुश्की ज़्यादा होती है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रिकरेंस के। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल आउटकम है, और डिजीज़ ऑफ रिलैप्सेस एंड रिमिशंस का बोलते हैं, और जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेस से 80% ट्रिगर होता है, टेंशन की वजह से। इवन कि आप दवा मेडिकेशन भी ले रहे हो, लेकिन आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खाने का तरीका ठीक नहीं है, आप ज़िंदगी में डे टू डे रूटीन में मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हो, अपने जॉब पे स्ट्रेस है उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, तो उसमें इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है टू ड्रग्स, और रिकरेंसेस रेट इसमें ज़्यादा है। आखिर में बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, जब सक्सेस रेट क्या है ट्रीटमेंट की? जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है इसका मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट पार्ट में सबसे पहले पेशेंट को हम रेश्योर करते हैं, रेश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल मैनेजमेंट सबसे इसका एक की रोल है कि जहाँ बंदा अंडर स्ट्रेस है, अंडर लाइफस्टाइल चेंज इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे लिए डाइट मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासकर हम बोलते हैं कि अगर सोरियासिस हैं, जो साइट्रस फ्रूट्स हैं जिससे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है, तो वो मना किया जाता है, कम करें। और बंदा नॉर्मली यू शुड टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, कम से कम 2-3 लीटर रोज़ ले लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, फिश
विच इज़ ए सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स का एक रोल है एज ए जनरल मैनेजमेंट। बट जब हम ट्रीटमेंट की बात करें, थेरापेटिक और मेडिकल इंटरवेंशन की बात करें, तो सोरियासिस अगर माइल्ड एंड मॉडरेट है और बंदे को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो सिंपल टॉपिकल मॉइस्चराइजर से इसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर डिजीज़ की इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है कि डिजीज़ का एक्सटेंट कितना है, किस टाइप का सोरियासिस है, तो उसी हिसाब से पेशेंट को एवेलुएट करके इसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें आम जो हम ट्रीटमेंट करते हैं कॉमनली टॉपिकल स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जो माइल्ड मॉडरेट पोटेंट स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। साथ में उसके साथ साथ और भी सैलिसिलिक एसिड और कोल टार की प्रिपरेशन मिक्स होते हैं। और अभी जो यूज़ हो रहे हैं, अभी जो वी कैन हैव आल्सो जो टॉपिकली हम इसमें कुछ विटामिन जो डी के एनालॉग्स यूज़ करते हैं और सम कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स का भी यूज़ होता है एज टॉपिकल जब हम इसको माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट में होते हैं। बट अगर हम ऑरली की बात करें तो ऑरली हम इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के ड्रग्स का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिक्स भी यूज़ हो रहे हैं, जो बायोलॉजिक्स एक्चुअली बड़े कॉस्टली होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेथोट्रैक्सेट और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ में वी हैव सीन, जैसे हम लोग देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इसमें फोटो कीमोथेरेपी एंड फोटोथेरेपी, खासकर अल्ट्रावायलेट बी का एक अच्छा रोल है, जिसमें भी इसके जो इंटेंसिटी है, जो सीवियरिटी है, वो दवाई के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट होती है और इसमें हेल्प हो जाती है। क्योर होने के कितने चांसेस हैं इसमें? इसमें जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया है कि ये डिजीज़ है, अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, कुछ नहीं बताया जा सकता है। और बाय टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस इट्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, बट इट इज़ ए डिजीज़ जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। बट मेरी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के हिसाब से अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे और प्रॉपर जो मैनेजमेंट पार्ट है लाइफ का, और जो हमारा डाइट रिस्ट्रिक्शंस है और स्ट्रेस लेवल को अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, मेरे ख्याल से कि इसके रिकरेंस के भी चांसेस बहुत आप कम कर सकते हो और इसका जो सिवियरिटी है वो भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, ताकि एक इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना इम्प्रूव हो जाए कि ही विल नॉट गेट इनटू द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस एंड एम्बैरसमेंट इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, खबर के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।